13 जुलाई 2009 एरिज़ोना का रेगिस्तान 47 डिग्री सेल्सियस की भट्टी की तरह आग उगल रहा था। उसी दिन एक 5 साला मासूम बच्ची ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए लरसती आवाज में कहा, माँ, मुझे गोली मार दो। उसका छोटा सा जिस्म अब दर्द सहने की हद पार कर चुका था। ये सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं थी। ये एरिज़ोना के वहशी रेगिस्तान में पेश आने वाला एक दिल दहला देने वाला सच्चा वाकया था, जहां एक छोटी सी गलती ने एक पूरे खानदान को मौत और जिंदा रहने की ऐसी भयानक लड़ाई में धकेल दिया कि हर गुजरता मिनट मौत और जिंदा रहने के दरमियान का फैसला कर रहा था। और इस सर्वाइवल की वहशतनाक जर्नी की शुरुआत एक बिल्कुल सादा दिन से हुई। एरिज़ोना का रेगिस्तान अमेरिका के सबसे खतरनाक और मरने वाले इलाकों में से एक है। यहाँ दिन में दर्जे हरारत 115 से 118 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी तकरीबन 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी शदीद गर्मी में इंसान का जिस्म धीरे धीरे अंदर से सूखने लगता है। बगैर पानी के कोई भी आम शख्स 6 से 8 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। चारों तरफ सिर्फ सूखी बेरहम ज़मीन फैली हुई थी। दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं, और कुछ इलाकों में कानून भी तकरीबन गायब था। मैक्सिको बॉर्डर के करीब होने की वजह से ये जगह तस्करों और ख़तरनाक अनासिर का अड्डा बनी हुई थी। यहाँ कई लोग गायब हो चुके थे, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। और बिल्कुल इसी भयानक जगह पर एक ख़ानदान पैदल पिकनिक के लिए जा रहा था, बगैर इस अंदाजे के कि ये सादा सा दिन उनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। शेली एक सिंगल माँ थी, जो अपने 2 बच्चों 9 साला टिफ़नी और 5 साला माइकेला के साथ रहती थी। उसके साथ था उसका नया बॉयफ्रेंड रॉजर, जो हाल ही में उसकी ज़िंदगी में आया था। शेली बचपन से इस रेगिस्तान से वाकिफ़ थी, इसलिए उसे लगा कि एक सादा पिकनिक के लिए ये जगह बिल्कुल महफूज है। वो अपने घर से तकरीबन 40 मील दूर इस वीरान इलाके में पहुंचे। उनके पास खाना था, पानी था और एक पूरा दिन था जिसे वो खुशी से साथ गुजारना चाहते थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल आम था। बच्चियां खेल रही थीं, हंसी मजाक हो रहा था, और शेली ये देखकर खुश थी कि रॉजर बच्चों के साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही सादा दिन कुछ ही घंटों में मौत से लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। दोपहर धीरे धीरे बीत चुकी थी और घड़ी करीब शाम के 4 बज रही थी। एरिज़ोना के रेगिस्तान में ये वो वक्त होता है जब वापस लौट जाना ही सबसे महफूज फैसला माना जाता है, क्योंकि अंधेरा होते ही ये इलाका पूरी तरह बदल जाता है। शेली ने बच्चों को बुलाया, सामान समेटा और सब गाड़ी में बैठ गए। वापसी का रास्ता शुरू हुआ तो माहौल अब भी हल्का फुल्का था। बच्चियां हंस रही थीं, बातें कर रही थीं, जैसे ये दिन हमेशा की तरह खत्म होने वाला हो। लेकिन कुछ ही देर में शेली को कुछ अजीब महसूस होने लगा। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वहां झाड़ियां और घास ज्यादा थी, जैसे इस रास्ते पर कोई अक्सर आता जाता नहीं। रेगिस्तान में ऐसे रास्ते खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक बार गलत सिमत पकड़ ली तो आसपास हर जगह एक जैसी दिखती है। यही वो पल था जहां से गलती शुरू हुई। शेली को लगा कि शायद आगे जाकर ये रास्ता मरकजी सड़क से जुड़ जाएगा। उसने गाड़ी आगे बढ़ने दी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए रास्ता और खराब होता गया। पत्थर, ऊबड़ खाबड़ जमीन और कोई साफ निशान नहीं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक सूखा नदी का किनारा दिखा, एक गहरी ढलान जिसके पार जाना आसान नहीं था। शेली फौरन समझ गई कि ये रास्ता सही नहीं है। वो गाड़ी मोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी रॉजर ने कहा, मैं गाड़ी निकाल लूंगा, हम पार कर लेंगे। शेली कुछ पल रुकी, फिर उसने रॉजर पर भरोसा कर लिया। और कई बार सर्वाइवल की सूरत हाल में सबसे बड़ी गलती एक गलत फैसले पर भरोसा करना होती है। जैसे ही गाड़ी नीचे उतरी, अचानक एक शदीद झटका लगा और अगले ही सेकंड गाड़ी बीच में फंस चुकी थी। पीछे के पहिए हवा में घूम रहे थे और नीचे सिर्फ ढीली रेत थी। अब वो सिर्फ रास्ता नहीं भटके थे, वो पूरी तरह फंस चुके थे। गाड़ी के रेत में फंसते ही माहौल अचानक बदल गया। अभी तक जो सूरत हाल संभाली जा सकती थी, अब वो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। रॉजर फौरन गाड़ी से उतरा और नीचे झुककर पहियों को देखा। आगे का हिस्सा नीचे धंसा हुआ था और पीछे के पहिए हवा में लटक रहे थे। उसने जल्दी जल्दी आसपास से पत्थर और लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। शेली और बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने पत्थरों को पहियों के नीचे लगाया ताकि गाड़ी को पकड़ मिल सके। रॉजर बार बार एक्सेलरेटर दबाता, लेकिन हर बार पहिए सिर्फ तेजी से घूमते और रेत को और उछाल देते। कुछ ही मिनटों में इंजन से धुआं निकलने लगा। रुको, बंद करो इसे, शेली ने जोर से कहा। अगर इंजन ज्यादा गर्म हो जाता तो गाड़ी में आग भी लग सकती थी।
अब उनके पास कोई और तरीका नहीं बचा था। शैली ने फौरन फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी उसका दिल बैठ गया। बैटरी पूरी तरह खत्म थी, न सिग्नल न चार्जर, और आसपास मीलों तक कोई इंसान नहीं। अब हकीकत साफ थी, वो पूरी तरह अकेले थे। उनके पास जो खाना और पानी था वो सिर्फ एक दिन के लिए था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और एरिज़ोना का रेगिस्तान अब अंधेरे में डूब चुका था। दिन की तपती गर्मी के बाद भी ये जगह महफूज नहीं हुई थी, बल्कि अब नए खतरात और अनदेखे खतरात सामने आ गए थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि हल्की सी आवाज भी डर पैदा कर रही थी। शैली और रॉजर गाड़ी के पास बैठे रहे। उनके पास एक बंदूक थी जो दिन में शूटिंग के लिए लाई गई थी, लेकिन अब वही उनकी हिफाजत का वाहिद सहारा थी। इस इलाके की एक और हकीकत ये थी कि ये मेक्सिको बॉर्डर के करीब था, जहां से अक्सर तस्करें गुजरती थीं। कई बार यहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी को भी खतरा समझकर हमला कर सकते हैं, और यही सोच पूरी रात उन्हें सोने नहीं दे रही थी। बच्चों को जितना हो सके खामोश रखा गया, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। टिफनी अपनी माँ के पास सिमटी हुई थी और छोटी माइकेला बार बार पूछ रही थी, हम घर कब जाएंगे? रात लंबी थी और हर मिनट भारी था, लेकिन असली खतरा सिर्फ बाहर नहीं था। रेगिस्तान में रात के वक्त जहरीले जानदार ज्यादा फाल हो जाते हैं। रैटल सांप, जिनका जहर कुछ ही घंटों में जिस्म को लकवा मार सकता है, और बिच्छू, जिनका न्यूरोटॉक्सिन इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। ये जगह सिर्फ गर्म नहीं थी, ये जहर से भरी हुई थी। किसी तरह वो रात बगैर किसी हमले के गुजर गई। सुबह होते ही उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन ये राहत बहुत छोटी थी, क्योंकि अब सूरज फिर से चढ़ने वाला था और इस बार उनके पास पहले से भी कम पानी था। सुबह के करीब 7 बजे थे, लेकिन सूरज निकलते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। रेगिस्तान में दिन चढ़ने का मतलब होता है हर मिनट के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होना। शैली और रॉजर ने फैसला किया कि गाड़ी के पास बैठे रहना अब महफूज नहीं है। तभी रॉजर को याद आया कि उन्होंने रास्ते में एक छोड़ी हुई गाड़ी देखी थी, शायद उसमें कोई औजार मिल जाए। वो गाड़ी करीब 4 माइल दूर थी। चारों ने चलने का फैसला किया, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 छोटी बोतलें पानी की थीं, और अब ये सफ़र सिर्फ चलने का नहीं था, ये जिस्म के टूटने का सफ़र था। जैसे ही वो आगे बढ़े, कुछ ही मिनटों में गर्मी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की किरणें सीधे उनके जिस्म पर पड़ रही थीं और नीचे की रेत इस गर्मी को वापस ऊपर की तरफ उछाल रही थी। यहाँ एक खतरनाक साइंस काम करती है। सूरज से आने वाली एनर्जी को रेडिएशन कहते हैं, और जब वही गर्मी जमीन से टकराकर वापस जिस्म पर पड़ती है तो इसे रिफ्लेक्शन और कन्वेक्शन का असर कहते हैं। मतलब जिस्म सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी पक रहा था। ऐसी हालत में जिस्म का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ता है और अंदर का पानी तेजी से खत्म होने लगता है। कुछ ही देर में बच्चों की चाल धीमी हो गई। हर कुछ कदम पर उन्हें रुकना पड़ रहा था और पानी बहुत संभाल कर दिया जा रहा था। 4 मील का रास्ता जो आम हालात में आसान होता, अब 5 घंटे की जद्दोजहद बन चुका था। आखिरकार वो इस छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन वहां जो उनका इंतजार कर रहा था वो उम्मीद नहीं बल्कि एक और झटका था। जब वो इस छोड़ी हुई ब्रोंको गाड़ी तक पहुंचे, तब तक सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बच्चे थक कर वहीं बैठ गए और शैली ने उन्हें छांव में आराम करने को कहा। अब सारी उम्मीद रॉजर पर थी। रॉजर फौरन गाड़ी के अंदर औजार ढूंढने लगा, सीटों के नीचे, पीछे, हर कोने में। उसे बस एक जैक चाहिए था जिससे वो अपनी फंसी हुई गाड़ी को निकाल सके। लेकिन कुछ ही मिनटों में हकीकत सामने आ गई। वहां कुछ भी नहीं था। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। पानी तकरीबन खत्म हो चुका था और सूरज अब सर के ठीक ऊपर था। यहीं पर रॉजर ने सबसे बड़ा फैसला लिया। वो अकेले मदद लाने जाएगा। शैली जानती थी कि यह फैसला कितना खतरनाक है, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो सब साथ चलते तो शायद कोई भी बच न पाता। रॉजर ने बच्चों को गले लगाया और बगैर पीछे देखे चल पड़ा। अब इस कहानी की सिमत बदल चुकी थी। अब सर्वाइवल 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, जिस्म पर डिहाइड्रेशन का असर दिखने लगा। जब इंसान पसीना बहाता है तो जिस्म खुद को ठंडा करता है, इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये था कि इनके जिस्म में पानी ही खत्म हो रहा था, और जब पानी खत्म होता है तो पसीना भी रुक जाता है। इसका मतलब था जिस्म अब खुद को ठंडा नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी, सर भारी होने लगा और सोचने की सलाहियत कम होने लगी। और यही वो पल होता है जब जिस्म धीरे धीरे हार मानना शुरू कर देता है। रॉजर अब अकेला था। चारों तरफ फैला हुआ अनंत रेगिस्तान, और उसके पास न पानी था न कोई साफ सिमत। वो तेजी से चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था हर मिनट की ताखीर उसकी फैमिली को मौत के करीब ले जा रही थी।
लेकिन कुछ ही वक्त में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसका गला सूख चुका था, होंठ फटने लगे थे और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे के अंदर ही उसकी चाल धीमी पड़ गई और यही रेगिस्तान का असली खेल है। ये आपको धीरे धीरे खत्म करता है बगैर शोर के। कुछ दूरी चलने के बाद वो एक जगह पहुंचा जहां रास्ता 2 हिस्सों में बंट रहा था। कोई निशान नहीं, कोई सिमत नहीं, सिर्फ अंदाजा। उसने उस रास्ते को चुना जहां टायर के निशान थोड़े ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गलत सिमत में जा रहा है और रेगिस्तान के और अंदर। इधर शैली और बच्चे भी अब एक जगह नहीं रुक सके। उन्हें लगा कि अगर वो यहीं बैठे रहे तो शायद कभी कोई मदद नहीं आएगी। उन्होंने भी चलना शुरू किया। अब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। बच्चों की हालत खराब होने लगी। वो बार बार पानी मांग रहे थे, लेकिन पानी तकरीबन खत्म हो चुका था। इस वक्त जिस्म में एक और खतरनाक अमल शुरू होता है। जब पानी की कमी बहुत बढ़ जाती है तो जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है। ये इम्बैलेंस दिमाग तक जाने वाले सिग्नल्स को मुतासिर करता है, जिससे कंफ्यूजन, चक्कर और हेलुसिनेशन तक शुरू हो सकते हैं। धीरे धीरे टिफ़नी और माइकेला की हालत बिगड़ने लगी और फिर वो पल आया जिसने इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ बनने वाला था। गर्मी अब अपने चरम पर थी और जिस्म पूरी तरह जवाब देने लगा था। शैली के साथ चल रही उसकी दोनों बेटियां अब मुश्किल से कदम उठा पा रही थीं। हर कुछ दूरी पर वो गिर जाती और फिर किसी तरह उठकर आगे बढ़ती। टिफ़नी का गला पूरी तरह सूख चुका था। उसकी ज़बान तालू से चिपक रही थी। माइकेला की आंखों में अब डर नहीं बल्कि थकान और हार दिखने लगी थी। और तभी वो पल आया जिसने शैली को अंदर से तोड़ दिया। माइकेला धीरे से बोली, माँ मुझे गोली मार दो। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं थी, ये जिस्म के हार मानने की आखिरी हद थी। जब जिस्म में पानी बहुत कम हो जाता है तो दिमाग तक सही सिग्नल्स नहीं पहुंचते। इसे न्यूरल सिग्नल डिसरप्शन कहा जाता है। इस हालत में इंसान को सोचने, समझने और दर्द सहने की सलाहियत कम होने लगती है और कई बार वो ऐसी बातें कह देता है जो वो आम हालत में कभी नहीं कहेगा। शैली ने अपने आंसू रोके। वो जानती थी कि अगर उसने हार मानी तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने आसपास पानी ढूंढने की कोशिश की। उन्हें कुछ पुराने बैग और सामान मिले जो शायद बॉर्डर पार करने वालों के थे, लेकिन उनमें एक बूंद पानी नहीं था। फिर उन्होंने एक और कोशिश की, कैक्टस को तोड़कर पानी निकालने की, लेकिन अंदर सिर्फ सूखा गूदा था, कोई पानी नहीं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक ऐसे फैसले के जिसे कोई इंसान लेना नहीं चाहता। अब सूरत-ए-हाल पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। पानी खत्म, जिस्म कमजोर और सूरज लगातार आग बरसा रहा था। शैली समझ चुकी थी अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो उसके बच्चे ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। तभी टिफ़नी को अपनी स्कूल की एक बात याद आई। उसने धीरे से कहा, मम्मा हम अपना पेशाब पी सकते हैं। एक पल के लिए शैली चुप रह गई। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब ये गंदा नहीं बल्कि ज़रूरी था। उसने एक बोतल में पेशाब किया और खुद को मजबूर करके उसे पिया, फिर बच्चों को भी पिलाया। ये सर्वाइवल का वो सतह था जहां इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक हकीकत समझना ज़रूरी है। पेशाब पीना टेम्पररी राहत दे सकता है, लेकिन इसमें टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ता है, पेशाब और ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जाता है, जो जिस्म पर और दबाव डालता है। मतलब ये हल नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए मौत को टालने की कोशिश थी। इधर रॉजर की हालत भी खराब हो चुकी थी। वो बगैर पानी के घंटों से चल रहा था। उसका जिस्म पसीना निकालना बंद कर चुका था। जब जिस्म पसीना निकालना बंद कर देता है तो ये सबसे खतरनाक इशारा होता है। ये थर्मोडायनामिक फेलियर है। मतलब जिस्म अब अपनी गर्मी बाहर नहीं निकाल पा रहा और अंदर का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है। ये हीट स्ट्रोक की आखिरी स्टेज होती है। शैली ने बच्चों को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की। उसने उन्हें रेत में आधा दबा दिया ताकि जिस्म का दर्जा हरारत थोड़ा कम हो सके, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुकी थी अब वक्त बहुत कम बचा है। अब तीसरा दिन शुरू हो चुका था और हालात इतने खराब हो चुके थे कि हर सांस आखिरी लग रही थी। शैली के बच्चे अब चल नहीं पा रहे थे। माइकेला की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसका जिस्म तकरीबन जवाब दे चुका था। शैली ने उसे रेत में ढक दिया था ताकि उसकी गर्मी कम हो सके, लेकिन अब वो खुद भी कमजोर पड़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी और एक डर कि शायद अब कोई नहीं आएगा। और तभी दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, एक गाड़ी की आवाज़। शैली ने पूरी ताकत लगाकर आवाज़ लगाई, हाथ हिलाए, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। गाड़ी पास से निकल गई लेकिन रुकी नहीं। ये वो पल था जब उम्मीद आखिरी बार टूटती है। इधर रॉजर मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसका जिस्म अब सुन्न होने लगा था।
आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। तभी उसे दूर एक गाड़ी दिखी। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। ड्राइवर उसे पहचानता था। रॉजर को फौरन मदद मिली और उसने बगैर एक सेकंड गंवाए रेस्क्यू टीम को अपनी फैमिली की लोकेशन बताई। रेस्क्यू टीम ने पूरे इलाके में सर्च शुरू किया। कई घंटे बीत गए और फिर उन्हें धुएं का एक निशान दिखा। वहीं शैली और बच्चे थे। वो मौत और जिंदगी के दरमियान की आखिरी लकीर पर खड़े थे। बच्चों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। माइकेला की हालत बहुत संगीन थी। उसकी गुर्दे काम करना बंद कर चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि इस तरह की गर्मी में इंसान बगैर पानी के कुछ ही घंटों में हार मान लेता है, लेकिन इस खानदान ने तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा सरवाइव किया और इसकी वजह सिर्फ एक थी, जिंदा रहने की जिद। कुछ वक्त बाद रॉजर और शैली ने शादी कर ली, लेकिन इस रेगिस्तान का खौफनाक तजुर्बा उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह गया, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी गलती आपको सीधे मौत के सामने खड़ा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हैरत से भरी कहानियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए अलविदा।